नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है उत्तर प्रदेश और जिला है जालौन। बुंदेलखंड का एक बहुत ही प्रोमिनेंट जिला है, पिछड़ा जिला है जालौन। बात 31 मई 2023 की है। जालौन का थाना है ऐट, जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है। यहां पर सुबह सुबह एक माँ बाप अपनी लड़की के साथ थाने पर आए। थानाध्यक्ष थे उस समय नरेंद्र कुमार गौतम। वो थाने पर मिले और उन्होंने कहा कि क्या हो गया, सवेरे सवेरे पूरा खानदान लेके यहां चले आए। आदत है ये पुलिस वालों की, खासकर जिनको थाने का चार्ज मिल जाता है वो तो बादशाह हो जाते हैं, और जब तक चार्ज नहीं मिलता वो जाने कितने चौखटों पे कितने जूते घिस देते हैं। उन्होंने कहा सवेरे सवेरे पूरा खानदान लेके चले आए, क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी आफत हो गई कि तुम थोड़ा सा और इंतजार नहीं किया, सुबह सुबह आ गए। बाप ने कहा कि ये मेरी लड़की है, 18 साल की है, बालिग है। हम दोनों पति पत्नी पंजाब में काम करते हैं पेट पालने के लिए, क्योंकि यहां पर मेरे बूढ़े माँ बाप रहते हैं और बूढ़े माँ बाप की सेवा यही बिटिया करती है, जिसको यहां माँ बाप की सेवा के लिए छोड़कर हम लोग पंजाब गए थे। कल यानी 30 मई को इसने फोन करके बताया, बाप ने कहा कि मुझे कि आप और मां तुरंत घर चले आइए। मेरे लाख पूछने पर कि आखिरकार क्या बात हुई है, लेकिन इसने कहा कि बस चले आइए। हम लोग शाम तक पहुंच गए। देखा ये बेटी हमारी उदास बैठी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था, परेशान बहुत थी। मां से लिपटकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। मां को लेके भीतर गई और तब कहा कि मैं अपने पिता के सामने ये बात नहीं बता सकती, तुमको बता रही हूं। उसने कहा कि 28 मार्च को, यानी लगभग 2 महीने पहले, चाचा और गांव के एक लड़के गोलू ने मुझे धोखे से अपने घर बुलाकर फिर गोलू के घर ले जाकर मेरे साथ बारी बारी बलात्कार किया। जिस चाचा का नाम वो ले रही थी उसका नाम नरेंद्र था, और नरेंद्र, जिसको कहते हैं थोड़ा सा बिगड़ैल, सरहंग और शराबी टाइप का लड़का था, लेकिन संबंध चाचा भतीजे का था। लड़की उसे हमेशा चाचा ही कह के बुलाती थी और घर वाले भी उसे उसी तरह ट्रीट करते थे। तो उसने बताया कि चाचा और गोलू, चाचा का पड़ोसी था गोलू, इन दोनों ने मेरे साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब मैं फूट फूट कर रोने लगी तो उन्होंने कहा कि हम शिकार को जिंदा नहीं छोड़ते हैं, तुम मेरी भतीजी हो इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कहीं जिक्र किया तो तुम्हें जान से मार देंगे। चाहते तो अभी जान से मार देते, लेकिन भतीजी हो इसलिए छोड़ रहा हूं, जिक्र हुआ नहीं कि तुम जान से गई। मैं इस डर से कुछ भी नहीं कह पाई, न मैं आप लोगों को ये बात बता पाई। पिता ने इंस्पेक्टर को कहा कि हमने इससे पूछा कि आखिर किस बहकावे में वो उनके पास गई थी। तो उसने बताया कि लक्ष्मी चाची यानी देवेंद्र की पत्नी ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम्हारे पसंद का पकवान बना हुआ है, खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, चलो खा लो। मैं वहां पर गई, खाना खाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि गोलू ने तुम्हारे साथ शायद कोई छेड़खानी की थी, तुमने उसे बहुत बुरी तरह डांटा था,
वो बहुत शर्मिंदा है। वो आकर कह रहा था कि मैं उसके पैर छूकर माफी मांगना चाहता हूं, लिहाजा तुम उसके यहां चली चलो, वो पैर छू के माफी मांग लेगा, बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने मना किया कि नहीं, मैंने माफ कर दिया, कह दीजिएगा आइंदा से ऐसी हरकत न करेगा। लेकिन फिर भी ये दोनों यानी चाचा चाची जिद करके मुझे गोलू के घर ले गए। ठीक पड़ोस में था, 5 कदम 10 कदम चल के उसके घर ले गए। चाची ने कहा, अब तुम लोग माफी मांगो, मुझे बर्तन साफ करने हैं, मैं जा रही हूं। जैसे ही मैं भीतर गई, देवेंद्र चाचा और गोलू ने भीतर से चिटकिनी बंद कर दी और फिर मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मैं चिल्लाती रही, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर दोनों ने, चाचा और गोलू ने बारी बारी से कई बार मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं बेहोश होने लगी तो चाचा यानी देवेंद्र ने चाची को आवाज लगाई कि चलो इसको घर छोड़कर आते हैं। चाची ने आकर मेरे मुंह पे पानी वानी थोड़ा सा उसकी जो पानी के छींटे लगाए और खड़ा किया और ये कहा कि अब घर चलो। चाचा चाची दोनों मुझे गोलू के घर से लेकर मेरे घर छोड़ने के लिए निकले। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, मुझे साफ हवा मिली, मैं फूट फूट कर रोने लगी। चाचा चाची दोनों ने कहा कि अगर किसी से जिक्र किया तो जान से मारी जाओगी, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम थाने पर भी देख लेंगे, पुलिस को भी देख लेंगे और हेडक्वार्टर को भी देख लेंगे। मन महसूस कर वो कई दिन रोती रही। करीब 1.5 महीने बाद उसे यह एहसास हुआ कि वो गर्भवती हो गई है। किसी से ये बात कह नहीं सकती थी। वो सीधे लक्ष्मी चाची के पास गई कि हमें ऐसा लगता है कि मैं गर्भवती हो गई। चाची ने कहा, खबरदार किसी से जिक्र करना। चाची बाजार से कोई दवा लाकर उसने मुझे दवा खाने के लिए दे दी। मेरा गर्भपात तो हो गया, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे लगा कि अब शायद मैं मर जाऊंगी। मैंने इसी घबराहट में अपने पिता को फोन किया। ये बात पूरी पिता थानाध्यक्ष को बता रहा है, नरेंद्र कुमार गौतम को। जब उसने ये बात बताई तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अभी मैं बुलाता हूं। ये बात 31 की है और फौरन 2 सिपाही एक सब इंस्पेक्टर भेज के देवेंद्र और लक्ष्मी को थाने पर बुलवाया। थाने पर आते ही देवेंद्र और लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो इससे मिला ही नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये किसी का पाप अपने पेट में लिए घूम रही है, हम पे दोषारोपण कर रही है। मैं इसका चाचा हूं, मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं। पुलिस ने एक एप्लीकेशन उनसे लिखवाई लड़की के बाप से, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की और ये कहा कि तुम लोगों की आदत है दूसरों को फंसाना, उनसे पैसा वसूलना, ये तुम्हारा धंधा बन चुका है। बड़ा सामान्य सा ये धौंस, आरोप, धमकाना, ये थाने पर लोग किया करते हैं। बाप उनसे रोता गिड़गिड़ाता रहा, क्योंकि अब तक 3-4 घंटे हो गए थे थाने पर, दरखास्त लिखवाने में, पूरी बात बताने में, देवेंद्र और लक्ष्मी के वहां आने पर उनका आमना सामना कराने में, लड़की से पूछने में 3-4 घंटे हो गए, लेकिन कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। बेचारे मन महसूस कर वहां से चले आए। अगले दिन यानी 2 तारीख को फिर वो थाने पर गए। अब की बार थानाध्यक्ष नहीं थे, लेकिन चूंकि वो किस्सा पूरा थाना जानता था, बाहर से ही गाली देकर धमकाकर भगा दिया और ये कहा कि अगर तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारी लड़की के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा तो तुम लोग सबसे पहले बंद होगे। इस तरह की हरकत, इस तरह की बातें और तुम लोग क्यों करते हो। फिर परेशान होकर 4 जून को ये फिर गए। उन्होंने कहा, साहब अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं होता तो आप लड़की का मेडिकल करा लीजिए। फिर मेडिकल के लिए 4 तारीख को इनको बुलाया गया।
4 जून की रात को उसको बुलाया गया, लड़की और लड़की के पिता और माता को। 4 तारीख की रात जब मेडिकल रिपोर्ट, जो महिला कांस्टेबल मेडिकल कराने गई थी, उसने डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं डिटेल रिपोर्ट भेज दूंगी, लेकिन इसके साथ बलात्कार भी हुआ है, इसका गर्भपात भी हुआ है। उसने आके जैसे ही एसओ को बताया, एसओ ने मुकदमा लिख लिया। इस बीच में जब 31 तारीख को देवेंद्र और लक्ष्मी को बुलाया गया था, तो 1 तारीख को वो गांव वापस आ गए। देवेंद्र और लक्ष्मी ने 5 किलो मिठाई एक मंदिर में ले जाकर चढ़ाया और पूरे गांव को मिठाई बांटी और ये कहा कि इन टूटे फूटे लोगों की इतनी हिम्मत देखिए कि मेरे खिलाफ शिकायत करने गए थे, देखो 50,000 रुपए पुलिस वालों को देके मैं चला आया, अब मैं इनको देखूंगा और इनको बताऊंगा। इस बात को सुनकर वो बेचारे माँ बाप और लड़की बहुत डर गई थी, इसीलिए वो फिर से थाने पर 2 तारीख को गई थी कि साहब वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि हम देखेंगे, ऐसा न हो मेरी लड़की को वो मार डालें। पुलिस ने फिर वही दुत्कार के भगा दिया था, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट कराने गई महिला कांस्टेबल ने आके बताया तो 4 जून को 4 जून को मुकदमा लिखा गया। 5 जून को उन्हें फिर थाने पर बुलाया गया और ये कहा गया कि मुकदमा वापस ले लो, वरना वो तुम्हारे खिलाफ 5 फर्जी मुकदमे लिखाने को तैयार है, तो मैं फौरन लिख लूंगा। बाप ये बात चुपचाप सुनता था। उसने कहा साहब हमारे साथ ही जाती हुई मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हम थाने का चक्कर लगा रहे हैं, आप मुझे ही जेल भेजने की बात कर रहे हैं। फिर वही दुत्कार के उन लोगों को भगा दिया गया। थाने से भागकर आने पर बुजुर्ग बाप ने अपने कमरे में जाकर फंदा लगाया और फांसी के फंदे पर झूल गया, आत्महत्या कर ली। जैसे ही आत्महत्या की, लोग आए, लोगों ने, पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी कि गोलू और नरेंद्र ने इसके साथ बलात्कार किया, पुलिस इसे बार बार टाल रही है और वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने पुलिस को 50,000 रुपए दे दिया, मेरा कुछ नहीं होगा। जैसे ही पिता की मौत हुई, मां बेटी दोनों एसपी के पास पहुंची। एसपी डॉक्टर ईरज राजा नया अफसर है, बहुत अच्छा अफसर है, बड़ी अच्छी शोहरत का अफसर है, पब्लिक का बहुत विश्वास है इस अधिकारी पर, यंग ब्लड है, काम करने की लालसा है। बहरहाल जैसे ही इसके पास गए, उन्होंने गस्टेड अफसर को कहा कि हम इन दोनों को यहीं रोक के रखे हैं, आप जाइए प्राइमा फेसी जो इसके आरोप हैं उसकी जांच करके आइए, और जब तक तुम अपनी जांच रिपोर्ट नहीं दोगे, इन दोनों को मैं थाने पर रखूंगा, ऑफिस में रखूंगा। आनंद फानन में वो सर्किल ऑफिसर गए, 3-4 घंटे में वापस लौट कर आए और ये बताया कि महिला और उसकी मां के जो आरोप हैं वो लगभग सही हैं। डॉक्टर ईरज राजा ने तुरंत प्रभारी निरीक्षक एक्ट देवेंद्र कुमार गौतम और उप निरीक्षक जो आईओ थे इसके मुकदमे के, अशोक कुमार सिंह को 6 जून को सवेरे सवेरे सस्पेंड कर दिया। मां बेटी को कुछ सुकून मिला, लेकिन मां बेटी अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाई हैं। 3-4 दिन हो गए हैं और सदमा उसका पहुंचे, पूछिए, लड़की के बाबा और दादी यानी मृतक के मां और बाप 2-3 दिन तक वो खाना भी नहीं खा पाए, उनके सामने ही उनके बेटे की अर्थी उठी। मतलब जिस बूढ़े माँ बाप को अपने बेटे का ये सहारा होता है कि अब हम बुजुर्ग हो रहे हैं, बेटा यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा, लड़की है ये कि आज नहीं कल इसकी शादी हो जाएगी, जब ये चली जाएगी तो मेरा बेटा और मेरी बहू आएंगे हमारी सेवा करने, उसी के सामने बेटे की अर्थी उठी, उसके कलेजे पर क्या बीत
रही होगी। बहरहाल पूरा गांव इनके घर पे जुटा हुआ था। पुलिस ने जब मुकदमा कायम हुआ, इंस्पेक्टर और एसएसआई सस्पेंड हो गए। फिर क्या था, बिल्कुल तूफान की गति से पुलिस दौड़ी और लक्ष्मी, देवेंद्र और गोलू को जहां भी थे गिरफ्तार करके ले आई। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मां बार बार यही कहती है कि मेरी बेटी जब मुझसे देवेंद्र चाचा के लिए ऐसा कह रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं उसकी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब थाने पर आमना सामना कराया गया तो मैं उसकी हरकत, उसकी बात और उसकी चाल देखकर समझ गई कि इसने ये वो पाप किया है जिसके लिए भगवान इसे कभी माफ नहीं करेगा। बेटी के माँ बाप ने थाने पर या बाद में जब वहां प्रेस वाले आए, सब लोग आए, जब इसका बड़ा हल्ला हुआ और जांच हुई, सस्पेंशन हुआ, तो उसने ये बताया कि सिर्फ हमको दिखाने के लिए देवेंद्र और लक्ष्मी को पुलिस ने थाने पर बुलाया था, रात भर थाने पर बिठाया था और सवेरे उसको छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया ये उनको जानकारी नहीं है, लेकिन वहां आकर गांव में वो यही चिल्लाते रहे कि हमने 50,000 रुपए दिए, हम छूट कर चले आए, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। गांव वाले पीड़िता के लिए ये कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं उन गांव वालों को, कि पीड़िता बहुत सीधी लड़की है, उसको कभी हम लोगों ने घूमते हुए नहीं देखा है। वो घर का काम करती है, स्कूल जाती है और अपने बाबा दादी की सेवा करती है, खेत पर जाकर खेती वाला काम करती है। इसके अलावा उसे कहीं नहीं देखा गया, न किसी के घर में, न कहीं आना जाना, न बाजार में, न कोई शौक। जरूर उसके साथ वो धोखे और भरोसे में वो देवेंद्र के साथ ये सोच कर चली गई होगी कि चाचा हैं, इनके साथ जाने में, इनके घर में खाने में कोई हर्ज नहीं है। रिश्ते का ये चाचा शादी के बाद से गांव में ही आकर बस गया, दिन भर शराब पीता है और आवारा गर्दी करता है, ऐसा गांव वालों ने बताया। और ये भी बताया कि इसकी पत्नी लक्ष्मी भी ऐसी ही है। उनकी ये बात सही भी है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के सहयोग के न ये लड़की जाती, न इसके साथ ये घटना होती। आज की घटना में फिर एक रिश्ते के चाचा ने अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया, रिश्तों को तार तार किया, बच्ची अपनों से ही चली गई। दरअसल इन्वेस्टिगेशन और गांव वालों की पूछताछ से ये पता लगा कि गोलू की बुरी नजर इस बच्ची पर थी। गोलू और नरेंद्र हम उम्र थे। कई बार उसने उसको खेत पर आते जाते या घर के बाहर फप्तियां कसी थी, और एक बार उसने हद कर दी। ऐट के बाजार से वो कुछ सामान, कुछ खाने का और कुछ अष्टधातु की अंगूठी टाइप की कुछ लाकर उसने रास्ते में रोक कर देने की कोशिश की। बच्ची ने उसके सामने ही वो सारा सामान फेंक दिया और ये कहा, आइंदा से ऐसी हरकत की, हल्ला करूंगी, गांव वालों को बताऊंगी। जब गोलू की दाल नहीं गली तो वो अपने दारू दोस्त देवेंद्र के पास गया और अपने मन की बात कही कि बस कैसे भी इसे एक बार अपने घर बुलाओ या मेरे घर भेजो, मेरी इतनी मदद कर दो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें रोज दारू की पार्टी दूंगा, दारू पिलाऊंगा, लेकिन मेरा ये काम कर दो। देवेंद्र ने 2 दिन लगातार ये कोशिश की कि उससे ये कहने के लिए कि चलो चाय पी लो, चलो चाची बुला रही हैं, लेकिन
बाबा और दादी की सेवा के बहाने कि नहीं, मैं अभी इनको दवा देनी है, अभी इनको खाना बना के देना है, अभी इनको नहलाना है, इस बहाने उसने दोनों बार जाने से मना कर दिया। फिर गोलू चाचा के यहाँ पहुंचा, अपने दारू दोस्त नरेंद्र के यहाँ पहुंचा, तो उसकी पत्नी लक्ष्मी भी मौजूद थी। वहां कर उसने कहा कि नरेंद्र के बस का नहीं है भाभी, तुम ही कोई इंतजाम करो, तुमसे बहुत हिली मिली हुई है, बस एक बार उसे मेरे घर तक ले आओ, फिर मैं देखूंगा कि ये क्या करती है, और एक बार कमरे में मैंने बंद कर लिया तो फिर इसको पता लगेगा, फिर मैं इसे बताऊंगा कि ये क्यों इतना नाटक करती है। गोलू और देवेंद्र का घर अगल बगल और पीड़िता का घर इन दोनों के घर से 200 मीटर की दूरी पर था। गोलू ने कहा, भाभी तुम जो कहोगी वो करूंगा, सब कुछ मंजूर है, बस मेरी ये मुराद पूरी कर दो, उसे किसी तरह से ले आओ। गोलू के घर वाले किसी आयोजन के सिलसिले में बाहर गए थे और गोलू को घर की और खेतों की रखवाली के लिए छोड़ गए थे। वो घर में अकेला था। लक्ष्मी ने उस दिन अपने घर में कुछ विशेष भोजन बनाया, स्थानीय विशेष भोजन जो भी होता हो वो बनाया, और फिर भोजन तैयार करके वो बच्ची के पास पहुंची और ये कहा कि मैंने तुम्हारी पसंद का तुम्हारे लिए खाना बनाया है। मैं ये समझ के तुम्हारे पास आई हूं कि तुम खाना खा लो, आज का खाना घर पे मत खाना, नहीं तो एक बार खा लोगी तो फिर हमारा बनाया हुआ ये खाना नुकसान होगा। उसने ना नुकर की, लेकिन चाची की जिद के आगे वो फिर चली गई उसके साथ। लक्ष्मी चाची ने उसको जो कुछ भोजन बनाया था, विशेष भोजन, वो वो उसको खिला दिया। खाना खाने के बाद लक्ष्मी ने लड़की से कहा कि क्या बात हो गई है तुम्हारे और गोलू के बीच में। गोलू कल परसों मेरे यहां आया था और बहुत रो रहा था। उसने मुझसे कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उसके लिए कुछ खाने का सामान और एक अष्टधातु वाली अंगूठी जो बाजार में मिलती है उसको दिया। वो मेरे सामने ही उसने फेंक दिया और मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गई। बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं ये चाहता हूं कि मैं उसके पैर पकड़कर माफी मांग लूं। तो इसलिए बेटा तुम 2 मिनट के लिए गोलू के यहां चलो, वो पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेगा। लड़की ने फिर कहा कि आप उससे कह दीजिएगा कि मैंने माफ कर दिया और इसमें पैर पकड़ने वाली कोई बात नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं, वो यही कह रहा था कि उसे यहाँ ले आइए, क्योंकि गांव में सबके सामने अगर मैं पैर या बाहर आते जाते मैं पैर पकड़ूंगा, गांव वाले देखेंगे, मुझसे वजह पूछेंगे कि आखिर लड़की के पैर तू क्यों छू रहा है, तो मैं फिर क्या बताऊंगा, अनावश्यक बताऊंगा तो उसकी भी बदनामी होगी। मन महसूस कर बच्ची वो गोलू के घर चल दी। लक्ष्मी और नरेंद्र साथ साथ देवेंद्र साथ साथ उसको लेकर गोलू के घर गए। जैसे ही वो गोलू के घर में दाखिल हुई, लक्ष्मी ने कहा कि अब तुम लोग माफी मांगो, मैं घर जा रही हूं, मुझे बर्तन साफ करने हैं। लक्ष्मी के जाते ही देवेंद्र ने दरवाजे की सिटकिनी भीतर से बंद कर ली और फिर उस बच्ची के सारे कपड़े उतार दिए। बारी बारी से कई बार गोलू और देवेंद्र दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। जब वो चिल्लाने लगी, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। जब उन्हें लगा कि अब ये बेहोश हो रही है, तो फौरन दरवाजा खोलकर उसने लक्ष्मी को आवाज लगाई कि लक्ष्मी आ जाओ, इसको घर छोड़ दो। लक्ष्मी आ गई, उसके चेहरे पे पानी वानी छिड़का, उसे थोड़ा होश में ले आई और बोली चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। जैसे ही वो बाहर निकली, फूट फूट कर रोने लगी। तब देवेंद्र और लक्ष्मी दोनों ने धमकाया कि शुक्र करो तुम्हें जान से नहीं मारा, लेकिन अगर कहीं जिक्र किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तुम या तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद की बात मैंने आपको बताई, 1.5 महीने बाद करीब उसको एहसास होने लगा कि वो गर्भवती है। उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी ने गर्भपात की कोई दवा दे दी। गर्भपात तो हुआ, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तब उसके माँ बाप आ गए। एक्ट कोतवाली के एसएचओ, एसओ, एसएसआई और पुलिस कर्मियों ने लड़की से जो बर्ताव किया, हर एक ने पूरी घटना लड़की से पूछी। कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, मुनीम हो, मुंशी हो, दरोगा हो। अच्छा तो फिर क्या हुआ? अच्छा तो फिर ये कैसे हुआ? चटखारे ले लेकर वो उससे घटना के बारे में पूछते रहे। वो बेचारी मासूम लड़की, गरीब लड़की, सीधी लड़की, वो ये उनको बताती रही और उन्हीं के सामने मुलजिम को बुलाकर बिठाया, अगले दिन छोड़ दिया। एफआईआर नहीं लिखी और 50,000 रुपए घूस लेने का भी आरोप उन पर लगा। और पुलिस की ये एक एक हरकत बच्ची के साथ सैकड़ों बलात्कार के बराबर है। मानवाधिकार अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अपनी जगह, लेकिन पुलिस तो बस पुलिस है। भला हो एसपी जालौन का, डॉक्टर ईरज राजा का, जिन्होंने इसकी जांच करा के इनको निलंबित कराया या इन पुलिसकर्मियों को सजा दी, विभागीय कार्रवाई शुरू की, लेकिन ये सजा इनके अपराध के मुकाबले बहुत कम है। इन सभी को जिन जिन ने उससे इस तरह की पूछताछ की, जिसने एफआईआर नहीं लिखी, जिसने बुलाकर छोड़ दिया, जिनके ऊपर भी 50,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है, इन सब के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा जो 306 आईपीसी में जिसका उल्लेख है, उसमें और इसकी पूरी साजिश 120 बी आईपीसी में इनके विरुद्ध अपराध यानी एफआईआर दर्ज करके इन सभी को जेल भेजना चाहिए। और अंत में मैं परिवार से यही कहूंगा कि ऐसे नजदीकियों, रिश्तेदारों और पहचान वालों के झूठे बहकावे या लालच या छद्म प्यार मोहब्बत, मतलब प्यार से अरे बेटा चलो यहां चले चलो, ये छद्म प्यार है, दिखावटी प्यार है, बनावटी प्यार है। ऐसे छद्म प्यार के झांसे में कभी मत आइए और अकेले तो कभी कतई न जाइए, न जाने दीजिए। किसी के बुलावे पर, कोई हो, कितना भी अपना हो, लड़की है अगर महिला है तो कभी नहीं जाना चाहिए, साथ में कोई न कोई जाना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।